पहला खासकर जिस तरह से उस समय की परिस्थितियां आपने भी बयां की हैं अपनी किताब में, उसके साथ मैं शुरू करना चाहूँगी। वो कौन सा दिन था? क्या सभी जो कैदी थे उन्हें लिखने के लिए कहा गया था और सावरकर ने क्या लिखा था? तो 1911 में वो पहली बार अंडमान के जेल में जाते हैं और वहाँ पे जो बेसिक मानवाधिकार हैं राजबंदियों के, वो भी इनको और बाकी राजबंदियों को नहीं उनको दी गई थी वहाँ पे सहूलियत। अच्छा खाना हो या फिर शौच की व्यवस्था हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, कुछ भी नहीं। और दिन भर उनको कोल्हू के बैल का पनिशमेंट दिया जाता था कि 30 पाउंड का तेल निकालना है और एंड ऑफ द डे उसको मेजर किया जाएगा। अगर वो 30 पाउंड नहीं है तो उनको खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बहुत बर्बर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और जैसे रंजीत जी ने बोला, पत्र लिखने की भी छूट नहीं थी। साल में एक बार पत्र लिखो, 1.5 साल में एक बार अपने परिवारजनों से मिलो। जब उनकी जो वहिनी थी, येशु वहिनी, जो भाभी, वो उनका मौत हो गया था, तो ये और उनके बड़े भाई वहीं पे कैद थे, तो उनको पता भी नहीं था कि वो गुजर गई हैं। तो उनके जो सारे याचिकाएं हैं उनमें वो वही कहते हैं। वो वकील थे, वो बहुत अच्छे एक वकील के तौर पे अपने आर्गुमेंट्स रख रहे थे कि हमारा जो पोजीशन है वो क्लैरिफाई करो। क्या हम कॉमन कॉन्विक्ट हैं या फिर क्या हम राजबंदी हैं? अगर राजबंदी हैं तो पूरे विश्व में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए थोड़े सहूलियत दिए जाते हैं। रेमिशन हो, अच्छा अगर व्यवहार हो तो उनको छूट दी जाती है। कुछ सहूलियत जैसे चिट्ठी लिखो लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई करो। और अगर हम इंडियन जेल्स में अगर हम हैं तो यहाँ पे बहुत सारे और हमें रिलीफ मिल सकता है जो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ हम सारे लोगों का आप पोजीशन क्लैरिफाई करो। और जैसे इन्होंने बोला कि वो बाकी राजबंदी जो बहुत ही जवान लोग थे, इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s, उनके एक वक्ता के तौर पे वो बात कर रहे थे। जैसे 1917 का उनका पिटिशन कि मेरे छूट से, अगर मेरे नाम के जुड़ने से अगर बाकी सारे लोगों की छूट में कोई अड़चन आए तो मेरा नाम निकाल दीजिए और बाकियों को रिहा कर दीजिए, जिससे मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मेरी खुद की रिहाई से होगी। तो इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बाकियों के लिए भी एक वक्ता के तौर पे, जो उनको बड़ा बाबू बोल के बुलाते थे, जो इंग्लैंड से पढ़ के वकालत की पढ़ाई करके आए हैं, जो अंग्रेज़ी समझते हैं, अंग्रेज़ी कानून समझता है, तो उनकी तरफ वो आदर की दृष्टि से बाकी राजबंदी देखते थे। तो सारे राजबंदी याचिका नहीं डालते थे। उनमें से कुछ ही लोग जो प्रमुख नेता होते थे, बारिन घोष जो अनुशीलन समिति से थे, सचिंद्रनाथ सान्याल, और ऐसे जो मेन लीडर्स थे, उनको याचिका डालने की छूट थी। और बहुत सारे लोग खुद के लिए नहीं करते थे, बाकियों के लिए भी वो एक लीडर की तरह से करते थे। पर बाकी जो कॉमन राजबंदी थे उनको ब्रिटिश सरकार ने जब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ एम्परर जॉर्ज, युद्ध के संपन्न होने के बाद जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई और एम्परर जॉर्ज यहाँ भारत आए, तो एज अ गुडविल मेजर बहुत सारे जो कॉमन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया गया था। परंतु सचिंद्रनाथ सान्याल जी अपने आत्मकथा मेरा बंदी जीवन, उसमें लिखते हैं कि सावरकर के कहने पे मैंने भी हूबहू वैसा ही एक याचिका डाला, मुझे तो रिहा कर दिया गया पर सावरकर बंधुओं को रिहा नहीं किया। और उसका रीज़न भी वो खुद बताते हैं कि इसका कारण यह है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में जो क्रांति की ज्वाला बुझ गई है, अगर ये दोनों भाई छूट गए तो वो फिर से भड़क जाएगी। इसीलिए अंग्रेज सरकार किसी भी हालत में उनको निकालना नहीं चाहती थी। और जैसा आपने कहा, अगर वो ही हैड सोल्ड आउट, वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू हो गए थे, तो उनको 7-8 याचिकाएं डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले ही बार उनको छोड़ देते। और 1913 में जब रेजिनॉल्ड क्रैडॉक वहाँ आए पोर्ट ब्लेयर, उन्होंने खुद संदर्शन किया, 1-on-1 मीटिंग विद सावरकर, और तब उन्होंने अपने ऑफिशियल जॉटिंग में कहा कि ही एक्सप्रेसेस नो रिमोर्स और रिग्रेट फॉर व्हाट ही हैज़ डन। तो अगर वो करेक्ट अपॉर्चुनिटी था कि अंग्रेज सरकार का अधिकारी खुद वहाँ आ रहा है, उनके सामने साष्टांग आप दंडवत नमस्कार कर दो और बोलो कि हमें छोड़ दो यहाँ से, तो छूट उनको मिल सकती थी तब।